हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, मैं अंकित यादव और मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी का लेक्चर 2 पढ़ाऊँगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। तो पिछले लेक्चर में ये हमें पता चला था कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो वहाँ से ये क्लियर हो गया था हमारे पास कि बायोलॉजी क्या है और उसके जो है कितनी ब्रांचेस हैं। एक को जूलॉजी बोलते थे, एक को बॉटनी बोलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे प्लांट हैं उनकी सेल वॉल, उनके सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। इसी की बेस पे हम लोग जो है ये कहते हैं कि ये प्लांट है और ये एनिमल है। दोनों को कैटेगराइज करने का तरीका था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब हम लोग जैसे कि पता है कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग। तो हमारे पास ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हाट इज़ लाइफ, हाउ कैन वी डिफाइन लाइफ। कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने आपको दे दी, एक पेन दे दिया, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट हो के इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ऐसे तो कोई भी बता सकता है कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये चल नहीं रहा है, तो इसलिए ये जो है नॉन लिविंग है या इसके अंदर लाइफ नहीं है। बट बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आप क्या कहोगे, लाइफ कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं। बेटा, लाइफ को जो है वैसे कहें तो लाइफ को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, लाइफ को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, लाइफ को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। लाइफ को डिफ़ाइन, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लाइफ को केवल कैरेक्टराइज किया जा सकता है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के। तो वहीं जो है हम आज कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम जो कह सकते हैं कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है। ठीक, उसके बाद में तो यही हमारे क्लास 11th की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में यही हमको बताया गया है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। उसमें एक टॉपिक है लिविंग वर्ड, तो यहाँ पे टॉपिक लिविंग वर्ड है, तो यहाँ पे उसी में ये बताया गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये पूछते हैं क्वेश्चन आपसे कि आप लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो वहाँ पे उन्होंने 2 क्राइटेरिया बताया कि लाइफ को कैसे आप टेक्निकल, एक टेक्निकल वे उन्होंने बताया लाइफ को डिफ़ाइन करने का तरीका बताया, एक बताया है फिलोसफिकल, फिलॉसफी के आधार पे बताइए। तो हम बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस हम लोग फिलोसफिकल पे नहीं जाएंगे, हम लोग को टेक्निकल्स क्या है, उसकी टेक्निक कैसे समझाएंगे। तो हम लोगों को टेक्निकल वे में समझना है व्हाट इज़ लाइफ। ठीक, तो लाइफ तो हम लोगों को क्या करना है, टेक्निकल में डिफाइन करना है क्या, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। ठीक, तो यहाँ पे टेक्निकल वन। अब क्या है लाइफ, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। टोटल आपके पास 6 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, 6 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया जिनको देख के या बोल के हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है। 6 कैरेक्टर क्या है, पहले देखिए। सबसे पहला है ग्रोथ, ग्रोथ। दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तीसरा जो हमारे पास आ गया उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और जो चौथा हमारे पास आ गया उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइफ के कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं जिनको देख के आप ये बता सकते हो कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, लाइफ के कैरेक्टर्स हैं। ठीक, 4 हो गए। और 5वां आपका यहाँ पे आता है कॉन्शियसनेस, स्वचेतना जिसको बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर चेतना हो, ठीक, उसको कहेंगे लिविंग है। और छठा हमारे पास आता है इंटरेक्शन, छठा हमारे पास आ गया इंटरेक्शन। ये हमारे पास 6 चीज़ें निकल के आई जो लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ग्रोथ, जिनके अंदर ग्रोथ है उनको हम लिविंग कहेंगे। रिप्रोडक्शन जिनके अंदर होता है उनको ग्रोथ कहेंगे। जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उनको ग्रोथ कहेंगे। जिन जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
उनको ग्रोथ कहेंगे, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस है और जो इंटरेक्शन करते हैं। ये जो है आपको 6 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल या कोई भी जंतु या कोई भी प्लांट जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया ग्रोथ रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पे बेटा जो 6 कैरेक्टर हमने लिखे, ज़रूरी नहीं इसमें से 6 के 6 जो हैं वो ग्रोथ को डिफ़ाइन कर ले। क्यों? ये बहुत ही मतलब आश्चर्य वाली बात है। अभी हम आपको बताएंगे कुछ इसके एक्सेप्शन, कुछ अपवाद, जैसे नॉन लिविंग बींग्स में भी ग्रोथ होती है। आप ये कैसे कहोगे? कहोगे सर ये देखिए एक टेबल रखी है, ठीक, आप कह रहे हो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है, तो इस टेबल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कैसे आप कहोगे कि आप कैसे कह रहे हो कि जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है? ठीक है, तो अभी हम एक एक सबका क्राइटेरिया एक एक इसमें उठा के भी एक एक लेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सिंगल सिंगल, तब हम आपको समझाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या सकते हैं। इसलिए जो 6 कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं, इन 6 कैरेक्टर में से जो ऊपर के 2 हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर ये पाया जाता है, ज़रूरी नहीं हम उनको क्या कहें कि जो है वो लिविंग है या नहीं है, ठीक, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कौन कौन सी? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये जो है हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ 2 नहीं हैं, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो बिना किसी अपवाद, बिना किसी एक्सेप्शन के हों, उनको जो है क्या कहोगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यानी इससे हमें ये निकल के निष्कर्ष आ रहा है कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन के कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन, अपवाद हैं, जिनके आधार पे हम ये कहेंगे कि ये लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब हम आगे चलते हैं, जैसे क्या है, तो एक एक हम जो है लेके चलते हैं। पहला हमारे पास आ गया ग्रोथ, ठीक, पहला हमारे पास आ गया ग्रोथ। अब ग्रोथ को मेज़र करने के हमारे पास बेटा 2 क्राइटेरिया हैं। अगर किसी में कहते हैं, किसी के अंदर अगर ग्रोथ जो है क्या है? इंक्रीज़ इन नंबर, ये इंक्रीज़ का साइन है, इंक्रीज़ इन मास, किसी के वज़न में अगर जो है वृद्धि हो रही है, और दूसरा है बेटा इंक्रीज़ इन नंबर। ये 2 क्राइटेरिया हैं हमारे जो हैं इसको ग्रोथ को समझने के लिए। पहला इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर, ठीक। अब ये देखो क्या होता है, इंक्रीज इन मास को अगर हम क्राइटेरिया लेके चलें, पहला हम क्राइटेरिया लेके चलते हैं, पहला वाला लेते हैं इंक्रीज इन मास, ठीक। ये ग्रोथ के क्राइटेरिया, हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने कहा था जिनमें ग्रोथ होती है वो सारे लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा था ये इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे इंक्रीज इन मास, अगर वज़न में बढ़ोतरी हो गई, जैसे हम कह रहे हैं कि आपका जो है वज़न 50 किलो है, ठीक, और 50 किलो है, आपके ऊपर और 5 किलो कपड़े आपको पहना दी जाए, तो आपका वज़न 50 से कितना हो गया? 55 किलो हो गया। 50 से 55 किलो हो गया, तो आप क्या कहोगे? आपके मास मतलब वज़न में तो बढ़ोतरी हुई ना, 50 से 55 आपका वजन हो गया, तो क्या कहेंगे कि आपके अंदर ग्रोथ हो गई, आपके अंदर ग्रोथ हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिवली केवल और केवल ये सजीवों में ही होता है, फिर भी इसके अपवाद हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना। तो वही चीज़ हम समझने जा रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 50 से 55 किलो हो गया, तो क्या आपकी ग्रोथ हो गई? आप कहोगे नहीं हो गई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है, अगर जैसे अब इसके अपवाद में क्या कहूँ, जैसे मान लो एक रेत का टीला है, इस रेत का टीले का मान लो वज़न, मान लेते हैं, मान लो 10 किलो है, 10 केजी है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर आंधी चली, आंधी चलने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर आके बहुत सारी सैंड और जमा हो गई, इसके ऊपर सैंड और जमा हुई, तो क्या हुआ, इसका वज़न मान लीजिए 12 किलो हुआ, 12 केजी हुआ। इंक्रीज़ तो हुआ, वज़न तो बढ़ा ना। और हमने अभी पीछे क्या लेके चले हैं कि ग्रोथ के क्राइटेरिया इंक्रीज़ इन मास में अगर हुआ, इंक्रीज़ इन वजनता में अगर हुआ, तो जाहिर सी बात है वो ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से क्या हुआ बेटा, इसके हिसाब से ये हो गया कि यहाँ इस जो सैंड का रॉक था, जो बालू का टीला था, इसमें ग्रोथ तो हुई, तो क्या हुआ है, तो ये नॉन लिविंग, लेकिन इसके अंदर तो ग्रोथ हुई, बिल्कुल हुई। क्यों नहीं हुई? इंक्रीज इन मास का क्राइटेरिया अगर लोगे, तो जहाँ पे भी मास जो है
जहाँ पे वजन बढ़ेगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगा। हम आपने कहा कि सर अभी आपने कहा था कि ये अगर हम लोगों के अंदर ह्यूमंस की बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम 50 से 55 किलो अगर हो जाएं, कपड़े पहना दें आपको बाहर से, तो क्या हो जाएगा। तो कह रहे हो सर, आप कह रहे हो कि जो है ये ग्रोथ नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि पहाड़ के टीले के ऊपर अगर बालू या बालू के टीले के ऊपर बालू जमा हो गई, उसका वजन बढ़ गया, तो ये ग्रोथ है। एक्चुअली में दोनों ही बातें सही हैं। अगर हमने कहा दो क्राइटेरिया होते हैं ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन मास मतलब वजनता बढ़े। अगर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर कोई चीज़ जमा हो गई तो वो हम क्या जोड़ेंगे, उसको जो है हम मास में कंसीडर करेंगे और उसको क्या कहोगे, लिविंग थोड़ी ना कहोगे, है तो नॉन लिविंग ही, लेकिन उसके मास में वजन हुआ, बढ़ा ना। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि मास जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई। क्यों नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये देखिए, ये जो बालू का टीला है तो ये नॉन लिविंग, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ग्रोथ हुई। आप उसको देखो, वेट करो, 10 से 12 केजी हो गया, तो है तो नॉन लिविंग लेकिन ग्रोथ तो हुई, मास में तो बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें भी क्या होता है, ग्रोथ होती है। ये इसके हिसाब से कह सकते हो, जो तुम्हें एनसीईआरटी कहती है। अब जैसे मान लो हम एक रूम है, उसमें कोई व्यक्ति जो है वो कम से कम 1 साल से अपने कमरे में नहीं गया, उसके बाद टेबल है, टेबल के ऊपर धूल जम गई, तो अगर आप शुरू में टेबल का वेट करो और उसके आने के बाद करो, भले ही ग्राम में डिफरेंस है लेकिन आएगा जरूर, अंतर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उनके मास में कहीं ना कहीं ज़रूर जो है बेटा वो फ़र्क पड़ेगा। तो क्या है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए जहाँ यहाँ पे अपवाद आ गया, आप अपवाद इसलिए आ गया क्योंकि हमने आपसे कहा कि जो है नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ती, तो आपने कहा कि बालू का टीला है, पत्थर हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आके कोई सामान जमा हो गया, उनका वेट बढ़ गया। आप कह रहे नॉन लिविंग में नहीं होती, तो आप हमसे ये बात कह सकते हो। तो हम आपको यही कहेंगे कि बेटा, इसलिए हम आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ग्रोथ को हम क्राइटेरिया जो है नॉन लिविंग और लिविंग का नहीं मान सकते, जबकि हमको पता है कि ग्रोथ केवल एक्सक्लूसिवली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन केवल जो है एनिमल्स का कैरेक्टर एक्सक्लूसिव है। लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे ग्रोथ को नहीं मानते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल आ गया कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो उनका मास बढ़ सकता है। तो अब फिर यहाँ पे पहले वाली ए वाला एग्जांपल हो गया, ये बी वाला एग्जांपल हो गया। तो अब ये बताइए कि ए वाले एग्जांपल में सर आपने कहा, सर आपने ये क्यों नहीं बताया, ये बेटा हमने इसलिए नहीं कहा, ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में जब भी अंदर से ग्रोथ होगी तब वो माना जाएगा। किसमें कि ग्रोथ हुई। अगर हम जो है आपको 5 किलो कपड़े पहना दें तो हम ये नहीं कहेंगे आपके ऊपर ग्रोथ हुई। लेकिन अगर 50 से आपने खाया पिया खाना और आप हेल्थी हो गए, ठीक है, आपका वज़न बढ़ गया, अंदर से इंटरनल ग्रोथ, हम लोगों में इंटरनल ग्रोथ, जो लिविंग होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ जब हो, उसको क्राइटेरिया माना जाएगा कि हाँ इसके अंदर ग्रोथ हुई है, ये लिविंग है। और ग्रोथ तभी होगी जब लिविंग होगे आप, ठीक है। तो अंदर से ग्रोथ क्या है, जब अंदर से हम लोगों में ग्रोथ होगी, इंटरनल ग्रोथ जब होगी ह्यूमन के केस में, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक क्राइटेरिया कि हाँ ये लिविंग है। और क्या है, जब नॉन लिविंग की बात करेंगे तो बात करेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ की, ठीक है, बाहर से ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये निकल के आया कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर सकती हैं अगर मास का क्राइटेरिया ले लिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें निकल के आई, इसलिए हम ग्रोथ को क्या करते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेते। हम ये नहीं कह सकते कि जिनके अंदर ग्रोथ होती है वो लिविंग होगी ही होगी, नो डाउट कि वो लिविंग होंगे, लेकिन यहाँ पे अपवाद आ रहा है कि कुछ ऐसे पहाड़ हैं या रेत के टीले हैं या कुछ और ऐसे इसी टाइप से बोल्डर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, टीले वगैरह होते हैं जो इस टाइप की ग्रोथ शो करते हैं। इसलिए हमने जो है इसको एक्सेप्शन था, इसलिए अपवाद था, इसलिए हमने कहा ठीक है चलो इसकी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को नहीं लेते हैं। दूसरा आ गया इंक्रीज़ इन नंबर। पहला क्या था बेटा, पहला था इंक्रीज़ इन मास, दूसरा था इंक्रीज़ इन नंबर। अब हम करते हैं इंक्रीज़ इन नंबर की। अगर हम इंक्रीज़ इन नंबर क्राइटेरिया ले लें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल, जो जिनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि अमीबा, ठीक, जैसे कि मान लीजिए अमीबा को हमने मान लिया, ठीक। तो अमीबा को मान लिया। अब अमीबा क्या है, अमीबा कैसे करता, एक अपना जो है ये सिंगल अमीबा है, ठीक, अमीबा सिंगल है, ये क्या हो गया, डिवाइड होके 2 बन गया।
तो इसने क्या किया, ग्रोथ किया, तो इसकी ग्रोथ हुई ना, ग्रोथ हुई ना इसकी, 1 से 2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वृद्धि हुई ना। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका है कि जो ग्रोथ होती है और वही रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ इक्वल टू रिप्रोडक्शन, हम लोगों में ये नहीं होता, हम लोगों में ग्रोथ रिप्रोडक्शन अलग अलग है भाई। ग्रोथ करना, लंबाई में बढ़ना चढ़ना, और रिप्रोडक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक साथ कह सकते हो। कैसे भाई, इसने इसकी ये क्या हो, एक सेल ग्रो करके 2 सेल में हो गया, और यही रिप्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक सेल से अपने जैसे दूसरे बनाना। ठीक, तो एक पेरेंट था, इसने ग्रो होके या रिप्रोड्यूस होके 2 सेल बना दी। ठीक, तो रिप्रोडक्शन इन नंबर का क्राइटेरिया किसमें है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल होते हैं, ठीक, यूनिसेलुलर जिनको बोलते हैं, ठीक, उनमें जो है ये ग्रोथ का क्राइटेरिया होता है, और इस बेस पे इनको हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है। सबको पता है अमीबा लिविंग है, लेकिन कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, तो आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो। लाइफ, आप सबको पता है कि लाइफ ये जैसे हम हैं लिविंग है, आप हैं लिविंग है, बट आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप बीइंग एज स्टूडेंट ऑफ साइंस को आपसे पूछ रहे डिफ़ाइन करो, कैसे लाइफ को डिफ़ाइन करोगे या लाइफ को कैरेक्टराइज करो। तो ये 6 क्राइटेरिया हैं। 6 क्राइटेरिया में पहला हमने पढ़ लिया, पहला कौन सा पढ़ा, ग्रोथ। ग्रोथ 2 पैरामीटर्स से नापा जाता है, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। ठीक है, अब इसके दोनों के हमने जो क्या बताया था, ग्रोथ इंक्रीज इन मास का जो है इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद आता है कि माउंटेन्स या टीले जो होते हैं रेत के, वो इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक, तो इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। दूसरा हमने आपको बताया था बेटा, रिप्रोडक्शन जो है, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन है, वो भी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कैसे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन पे। जो ये आ गया आपका रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, 2 ही तो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो प्लांट होंगे या तो एनिमल होगा। ठीक है, अभी हम आगे चल के आपको आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन दिखाएंगे, जिसमें इन्होंने लिविंग को जो है 5 पार्ट में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करेंगे। कुछ कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब इसका जान लीजिए थोड़ा सा क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ऐसा होता है जिसमें हमको 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल पेरेंट होता है, एक नर होता है, एक मादा होती है। ठीक, मेल फीमेल दोनों क्या है, जब कपुलेशन करते हैं तभी तो होता है, तो ये हो जाएगा क्या है, तभी तो उनके ऑफस्प्रिंग आगे जो है बच्चे बनते हैं, तो ये आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर यूनी पेरेंटल हो, अगर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मान लो जो क्या है, अमीबा है, एक अमीबा है, यही अमीबा अपने 2 पार्ट में टूट गया तो 2 सेल बन गई, तो ये क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। जैसे कि हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रा बन गया। ठीक, अब हाइड्रा क्या है, इस हाइड्रा में हल्की सी यहाँ पे बड निकल आती है, बड हल्की सी गांठ जैसी निकल आती है, और ये गांठ क्या करती है, आगे टूट के ज़मीन में गिर जाती है, और ज़मीन से होके एक नया हाइड्रा ये फिर से बना लेती है। ठीक, तो इसमें कहीं 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी नहीं ना, एक ही पेरेंट, इसमें एक ही पेरेंट क्या किया, उसने जो है नया ऑर्गेनिज्म अपने जैसा बच्चा बना दिया। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा ये यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक ही पेरेंट इसमें होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें ये बाईपेरेंटल होता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे जो आपको याद करना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कुछ फंजाई हैं, फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर से। ठीक, एसेक्सुअल स्पोर, इसमें स्पोर्स बेटा होते हैं, ये अभी आपको आगे जब अभी प्लांट किंगडम पढ़ाया जाएगा तब आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक, एसेक्सुअल स्पोर, ये स्पोर होते हैं जिसके थ्रू ये जो है अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है। ठीक, फंजाई है। उसके बाद ईस्ट बेटा है, ठीक, जिसे खमीर बोलते हैं, ईस्ट या हाइड्रा।
ठीक, ईस्ट या हाइड्रा कैसे करता है, ये बडिंग से करता है, जिसमें बड एक छोटी सी गांठ जैसे स्ट्रक्चर निकल आती है और फिर वही टूट के अलग हो जाती है और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देती है। तो आपका क्या हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, फिर आता है आपका प्लेनेरियंस। ये बेटा जब एनिमल किंगडम अभी आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्लेनेरिया के बारे में बताया जाएगा। ठीक, ये एक एनिमल होता है। ठीक, ये कैसे करता है, इसके अंदर रीजनरेशन पावर पाई जाती है। रीजनरेशन पावर का मतलब बेटा ये होता है, अगर इसको हम 4 टुकड़ों में बांट दें, ठीक है, या इसको हम 2 टुकड़ों में बांट दें, अगर हम मान लो ये हमारा एक, आपको दिखाते हैं प्लेनेरियन कैसा होता है। ये हमारा एक इस टाइप का ये एनिमल होता है ये, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक, ये प्लेनेरिया है। अगर इसको हम यहाँ से 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने आप रीजनरेट करके ये वाला आगे वाला हिस्सा पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक, ये वाला फिर से अपने आप ऐसे ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो क्या हो गया, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में हमारे पास आ गया फिर फंजाई आ गया। अभी हमने बताया था, इससे पहले फंजाई बताया था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एक सेक्सुअल स्पोर से। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, फंजाई फिर से आ गया, और आपका आ गया एल्गी, कवक शैवाल, और आ गया आपका ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जो बेटा प्लांट है हमारे, उनको जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एल्गी, दूसरा ब्रायो, ठीक, तीसरा है टेरिडोफाइटा, ठीक, चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म, और 5वां है आपका एंजियोस्पर्म। अभी जब प्लांट किंगडम आएगा तो वहाँ पे सब डिटेल में पूरा आएगा। तो आप क्या है, ये एल्गी, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, ये बेटा फ्रेगमेंटेशन से जो ग्रो करते हैं। कैसे, फ्रेगमेंटेशन से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है, अगर आप इनको एल्गी को लो, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एल्गी को लो या ब्रायोफाइट्स को लो, या ये ब्रायोफाइट बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब कितने आपको बताएं, नाखून के बराबर पेड़ होते हैं, थोड़ा सा इससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, पेन के कैप के इतने होते हैं, और ये हमेशा नदी के किनारे, बैंक नदी के किनारे पाए जाते हैं, बैंक स्ट्रीम के किनारे। तो क्या इनको लेके आओ, अगर इनके टुकड़े आप करोगे, इनको पत्थर से पीस देंगे आप, उसके बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जिनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये हर फ्रेगमेंट्स एक नया प्लांट बना लेगा, नई एल्गी, नई फंजाई बना लेगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये सब यूनिपेरेंटल है, कहीं 2 पेरेंट्स का इसमें नहीं पड़ता है। जबकि टेरिडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इनमें मेल फीमेल गैमेट, जैसे एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट, जैसे हम लोगों में मेल गैमेट होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है एग या ओवम। ठीक, दोनों फ्यूज़ करते हैं, एक मम्मी से एक पापा से आया, दोनों फ्यूज़ करके एक जायगोट बना के, जायगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से एक बच्चा बन जाता है। ठीक, उसी प्रकार से एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में, ठीक, क्या होता है, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, हम लोगों में स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट को बोलते हैं, या मेल गैमेटोफाइट होता है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल है उसमें वहाँ पे भी एग बोलते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमंस के केस में भी एग बोलते हैं, वहाँ पे दोनों पॉलन ग्रेन, एग। पॉलन ग्रेन के अंदर जो है बेटा न्यूक्लियस होता है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर जो सीड बनाता है, सीड की कवरिंग को फ्रूट कहते हैं, और फिर सीड से नया प्लांट बन जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल ऐसे इनकी चलती रहती है। अभी जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे इन्हीं एल्गी, ब्रायो, इसकी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये जो 5 हैं, ये आपको पांचों की लाइफ साइकिल आपको वहाँ पे पढ़नी है। जो हमने बताया अभी एंजियोस्पर्म की लाइफ आपको बताया कि मेल आएगा, फीमेल आएगा, फ्लावर से जो फ्लावर होता है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे होते हैं बेटा, फ्लावर के ऊपर होते हैं, फ्लावर के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो वही फ्लावर क्या है, उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, और दोनों क्या अपने अपने अलग, एक पॉलन ग्रेन बनाता है, एक एग बनाता है, और दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, और फिर क्या है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और सीड वो दूसरी कहानी है। ठीक है, वो हम लोग दूसरी तरफ चल रहे हैं, वो बाद में जब अभी आएगा तो हम पढ़ाएंगे। अब क्या बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम पढ़ रहे थे क्या कि रिप्रोडक्शन को भी हमने कहा था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि हमको पता है, हमने कहा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। किसको, लिविंग्स में। बेटा लिविंग्स हैं तभी जो है वो रिप्रोडक्शन अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब एक टेबल, चेयर या कोई एक पेन अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा कर सकता ना,
तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग तो आप कह सकते हो कि जो है जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका आ गया इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल वो जोड़े, वो कपल जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और क्या है, म्यूल। म्यूल बेटा होता है, ये गधे के जैसा होता है, ठीक। ये क्रॉस करके बनाया जाता है, किससे? फर्टिलाइजेशन करके। म्यूल किससे? इसकी जो है जो मम्मी होती है, ठीक, वो हॉर्स होती हैं, और मेल इसका होता है डंकी। ठीक, तो ये म्यूल हो गया, ठीक। और उसके बाद में तीसरा आ गया आपका वर्कर बी। ठीक, वर्कर बी क्या है? मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप की आपको जो है मधुमक्खियाँ मिलती हैं। एक को बोलते हैं रानी मक्खी, एक होती है वर्कर मक्खी, दूसरे होते हैं ड्रोन्स। तो जो वर्कर बी होते हैं ये क्या होते हैं? फर्टाइल नहीं होते, इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक, हमने अब ये हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो इससे हमें क्या समझ में आया? हमने ये कहा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और जिसमें रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है। लेकिन हमने क्या बताया कि इससे कुछ अपवाद हैं, जैसे इनफर्टाइल कपल। अब वो कपल जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो फर्टाइल, वो तो क्या है, वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, या रिप्रोडक्शन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनके बच्चे नहीं हुए, तो आप क्या कह सकते हो कि वो जिंदा नहीं है। ठीक, या इंटरसेक्स, जो हम लोगों के बीच में जो इंटरसेक्स होते हैं, जिनको हम लोग वो बोलते हैं क्या, छक्के वगैरह बोलते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है? वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कहोगे, वो जिंदा नहीं है? आपने क्या कहा, रिप्रोडक्शन केवल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तभी होगी ना जब वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। तो क्या कोई जो ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर सकेगा वो आपके हिसाब से क्या वो लिविंग नहीं है? यहाँ पे भी अपवाद आ गया, एक्सेप्शन आ गया ना। उसी तरह से म्यूल, ये गधे की तरह होता है, दोनों को क्रॉस करके बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है, इसकी पावर जो है, एक तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, दूसरा ये होता है इसकी जो है पावर क्या है, हॉर्स जो है और डंकी दोनों क्रॉस करके बनाया है, तो ये अपने माता पिता से हाइब्रिड होता है, यानी हॉर्स और डंकी दोनों की पावर इसके अंदर आ जाती है। इसलिए क्या होता है, ये इसको हाइब्रिड बोलते हैं म्यूल को। और ये बेटा आर्मी के द्वारा जो है पहाड़ों, लद्दाख और सियाचिन में होता है, वहाँ पे सामान ढोने के लिए किया जाता है। तो अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या ये लिविंग नहीं है? ठीक, तीसरा वर्कर बी हमने कहा, जो फीमेल, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, 60 से 70 हज़ार मधुमक्खियाँ होती हैं, उसमें से एक रानी मक्खी होती हैं, और 100 से 150 मेल होते हैं, बाकी जितने हैं वो जो बच गए वो सब वर्कर बी होती हैं। तो वर्कर बी का काम क्या होता है कि पॉलन बनाना, हनी बनाना, ठीक है, पॉलन से हनी बनाना। तो वर्कर बी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो क्या इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये लोग लिविंग नहीं है? यानी इसका लिविंग अपवाद आ गया ना, एक्सेप्शन आ गया ना। इसीलिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। इसके आगे जब हम चढ़ते हैं इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, जब ये मेटाबॉलिज्म करेंगे, अब ये मेटाबॉलिज्म जो है ये बेटा इसके कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं है। इसलिए ये क्या है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म है क्या, हमारी बॉडी में बहुत हज़ारों रिएक्शंस चलती रहती हैं, उन हज़ारों रिएक्शन में बहुत सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जैसे बहुत सारे रिएक्शन, हमने खाना खाया तो रिएक्शन हुई, उससे प्रोटीन बना, किसी से कार्बोहाइड्रेट बना, किसी से फैट बना, ठीक है। तो ये हर समय क्या है, ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में हर समय चलती रहती हैं। प्रोटीन बना, ठीक है, प्रोटीन से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट से फैट बना, ये सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि अब बता दें, जैसे ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बना, ठीक। और दूसरा क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बना। तो ये हमारी बॉडी में सब चलता रहता है, हज़ारों रिएक्शन हर समय चलती रहती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, मेटाबॉलिज्म की डिफिनीसन लिखना चाहें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को लिख सकते हैं ऑफ सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन occurring
इन बॉडी, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब बेटा ये मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म को दो टाइप को, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, अगर कोई चीज़ बन रही है टूट रही है। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, कोई चीज़ बन रही है। जैसे अब एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें, ठीक है, तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अगर एक आपको देना हो तो आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें क्या है, सन की लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके क्या बनाते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस। अगर कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, तो ऐसी कोई रिएक्शन जो हमारी बॉडी में क्या है, टूट रही है, तो खाने का टूटना। ठीक, खाने का टूटना। ठीक, ये सब क्या है, ये हज़ारों रिएक्शन ऐसे बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, फोटोसिंथेसिस होता रहता है। तो ये बहुत सारी रिएक्शन है। इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी लिविंग है उसके अंदर बिना किसी अपवाद के मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। अगर वो मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वो डेड है। ठीक है, या नॉन लिविंग है। जैसे कुर्सी, मेज़, टेबल, कार, इसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म नहीं है। ठीक है, तीसरा सबसे जो चौथा हमारे पास आ गया, वो क्या आ गया, हमारे पास आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी लिविंग है वो क्या है, सेल से मिलके बना है। और सेल क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। सेल जो है आपस में क्या करते हैं, एग्रीगेशन, एक झुंड बनाते हैं। ठीक, और उससे क्या होता है, उससे जो है हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स करने की ताकत आती है, सेंस करने की कैपेसिटी आती है। ठीक है, क्या है, सेंस करने की, जैसे जैसे क्या हो गया, रिस्पॉन्स तो जैसे उसके क्या हो गया कि हम लोग किसी स्टिमुलस मतलब बाहर से कोई किसी ने छुआ, हमको टच किया, टेम्परेचर आया, या किसी ने केमिकल डाला या पिन, तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ हम लोग रिएक्शन, जैसे किसी ने हमारे ऊपर गरम गरम गिलास लगाया, तो ये हमको गर्म स्टिमुलस मिला, तो हमने तुरंत हाथ हटा लिया ना। तो ये किस वजह से, ये सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो ऑब्वियस ये बात है, जो लिविंग है जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वायरमेंट के प्रति जो है क्या देगा, अपना रिएक्शन देगा अगर किसी स्टिमुलस के प्रति। जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी ले लीजिए, अगर अमीबा भी ले लीजिए, तो वो भी अगर उसको लाइट मिलती है तो वो, या युगलीना ले लीजिए, उसको लाइट मिलती है तो वो लाइट की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि युगलीना क्या है, युगलीना कनेक्टिंग लिंक है बेटा, संयोजी कड़ी है लिविंग और नॉन प्लांट और एनिमल के बीच में। अगर उसको लाइट मिलेगी तो वो प्लांट की तरह रहेगा और अपना खाना खुद बनाएगा। अगर उसको लाइट नहीं मिली तो वो क्या करेगा, दूसरे छोटे जीवों को खाएगा। तो युगलीना क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। तो युगलीना एक सिंगल सेल का बना हुआ ना, लेकिन उसने क्या किया, स्टिमुलस दिया ना। उसको भी पता है एक सेल का ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, हमारी बॉडी में तो 10⁻13 सेल्स पाई जाती हैं बेटा। जबकि अमीबा क्या है, युगलीना एक ही सेल का बना हो, जो एक सेल का है उसने भी तो रिस्पॉन्स दिया। तो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी अपवाद की क्या है, ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, फिर उसके बाद पांचवा आ जाएगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेटा भी बिल्कुल जैसा हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताया, कॉन्शियसनेस भी उसी तरह का है। पर जो लिविंग है वो अपनी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, वो अपने बारे में जानता, सेल्फ कॉन्शियस है। लेकिन एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताएं, केवल एनिमल किंगडम में ह्यूमंस, हम लोग हैं, सिर्फ हमारे अंदर ही ऐसी कैपेसिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद के बारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, नो डाउट सबके अंदर होती है, सारे भी। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना, ये क्या है, ये केवल एक्सक्लूसिवली केवल ह्यूमंस के, हम लोगों के अंदर ही है। जिसको ये दूसरे टर्म में हम ये कह सकते हैं क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ की जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। तो ये क्या है, गाय, भैंस में, बकरी, सब लिविंग, सबके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है, गाय, भैंस, बकरी, इनके अंदर जो है ये नहीं है। तो जो यही एक चीज़ है क्यूरियोसिटी या सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो हमको बाकी एनिमल से अलग करती है। तो इसका भी कोई जो है मेजर, कोई बहुत बड़ा अपवाद नहीं। सिर्फ एक चीज़ में पूछ सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो कोमा में है और उसका ब्रेन जो है डेड हो गया, वो ब्रेन से डेड है और कोमा में है, तो उसको क्या कहोगे, उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो नहीं है, तो उसको क्या कहोगे आप, उसको लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? उसको लिविंग कहेंगे आप या नॉन लिविंग कहेंगे? अगर कॉन्शियसनेस
अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो पेशेंट कोमा में गया है उसके अंदर क्या है, वो तो जो है ब्रेन डेड है, तो उसके अंदर कॉन्शियस ब्रेन नहीं है, तो ब्रेन डेड हो गया तो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गई। तो अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप क्या कहोगे, उसको जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये कि नहीं है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, इसको हम ना ही लिविंग कह सकते हैं ना ही डेड कह सकते हैं, यानी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है जिंदा है या मरा है, ठीक है। इसलिए कॉन्शियसनेस की कोई भी अपवाद नहीं, कॉन्शियसनेस बिना डाउट जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सिर्फ ग्रोथ रिप्रोडक्शन को छोड़ के क्वेश्चन कई बहुत बार पूछा गया। पहले बात आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं, कौन सी डिफाइनिंग है और किसके क्या एक्सेप्शन अपवाद। और चौथा बेटा लास्ट में आपका हो गया वो इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन, नो डाउट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट, उनकी सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। जैसे कि हमारे में क्या है, सेल है, सेल मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बेटा क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म तो क्या है, जो भी लिविंग है वो इंटरेक्ट करेगा और आपस में इंटरेक्शन करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा। और सेल क्या है, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ये बहुत सिंपल है। तो सिंपल क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी आए, तो ये सब जो भी लिविंग है उन्हीं के अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी कि सेल टिश्यू, कोई सी भी नॉन लिविंग के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं आएगी जो ये कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रक्चर बने। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसकी लिविंग की क्या कितनी निकल के आई प्रॉपर्टी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हम लोग जो हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे हम लोग हैं, प्रेजेंट टाइम पे हैं, ठीक है, और जो पास्ट टाइम जो गुजर गया, जो हम लोग पूर्वज हम लोग थे, जो पास्ट में जो रहते थे पास्ट में, और जो आगे फ्यूचर में आएंगे, वो बेटा एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। आप बायोलॉजी में आप रिलेट करेंगे ना, तो इनको, इनके क्वेश्चन पूछा गया तो कहा गया हम लोग इनको रिलेट करते हैं कि हम सबके पास एक ही जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक ही जो हमारे पूर्वजों से चलता चला रहा है वो क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए क्या है ये सब आगे आपको पता, बस अब इतना ही समझ लीजिए। आपसे पूछा गया कि कैसे हम लोग, जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे हम उनसे आप जुड़े हुए हैं, कि हमारे दादा हैं, परदादा हैं, हमारे नाना हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं डीएनए क्या है, डीएनए ही है जो बच्चों से क्या आ जाता है। जैसे कहते हैं इनके बाल अपने पापा के जैसे, इनकी नाक अपनी मम्मी के जैसे, तो क्या है ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ही है जो एक दूसरे से क्या है ऐसे चलता चला रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और आगे फ्यूचर में भी चलता चला जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे, डीएनए से। लेकिन कैसे, बस अप टू वेरी डिग्री लिखा है, सर्टेन डिग्री, मतलब क्या है एक ही जैसे नहीं, इस डीएनए में कुछ यहाँ पे कुछ अदर टाइप के चेंज थे, कुछ मॉडिफाई होकर इस समय आए, अब ये डीएनए थोड़ा और मॉडिफाई होगा तो फ्यूचर में जाएगा, नो डाउट जाएगा डीएनए ही, लेकिन कैसे होके, चेंज होके, मतलब थोड़ा सा डिग्री मतलब वेरी हो उसके, वेरिएशन होकर थोड़ा सा चेंज होके। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। आगे इसके आगे का लेक्चर अब अगले वीडियो में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।